नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 7 जून 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। उपचुनावों के बहाने एक और महिला विधायक की विधानसभा में एंट्री। हिमाचल प्रदेश 2022 में एकमात्र महिला विधायक के बाद उपचुनावों के बहाने एक और महिला विधायक ने विधानसभा की दहलीज लांघ ली है। इससे पहले अब तक राज्य में 68 विधानसभा सदस्यों में से एकमात्र भाजपा की रीना कश्यप पच्छाद से विधायक के रूप में चुनकर विपक्ष में बैठती थीं। अब लाहौल स्पीति उपचुनाव से एक और महिला विधायक सत्तापक्ष को मिली है। इसमें कांग्रेस की अनुराधा राणा राज्य भर की महिलाओं का विधानसभा में सत्तापक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी से चुनकर आई दोनों महिला विधायक अब एक दूसरे के आमने सामने पक्ष और विपक्ष में बैठेंगी। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 6 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रदेश से 3 महिलाओं ने अपना नामांकन भरा था। इनमें केवल एक ही महिला कांग्रेस की अनुराधा राणा लाहौल स्पीति से विधानसभा पहुंच पाई है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनावों में एकमात्र महिला विधायक सिरमौर के पच्छाद से रीना कश्यप विधानसभा पहुंची थीं। आजादी के 77 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश में अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इससे पहले 2022 में विधायक रीना कश्यप ने 1977 का इतिहास दोहराकर दूसरी बार एकमात्र महिला विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की थी। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय मैदान में उत्तरी प्रदेश से कुल 24 महिलाओं में से मात्र एक ही महिला विधायक चुनी गई थी। दूसरी तरफ हिमाचल में कोई भी राजनीतिक पार्टी अब तक महिला मुख्यमंत्री बना पाने में सफल नहीं हुई है। राजनीति में हिमाचल की महिलाओं की भागीदारी केवल 4% से भी कम ही है। हालांकि अब भारत में महिलाओं के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से चुनावों में सीटों पर 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में यह आरक्षण 2029 में जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक राज्य के कुल 875 विधायक चुने गए हैं, लेकिन महिलाओं के हिस्से मात्र 40 बार ही विधायक की कुर्सी आई है। विधानसभा में महिलाएं। हिमाचल के इतिहास में विधान पालिका में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत वर्ष 1967 को हुई थी। तब कुल 267 उम्मीदवारों में से 2 महिलाओं ने भी नामांकन भरा था, लेकिन दोनों ही को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तीसरी विधानसभा चुनाव 1972 में राज्य को पहली महिला विधायक के रूप में विद्या स्टोक्स मिली थीं। बीते कुछ वर्षों में देखें तो 2012 के विधानसभा चुनावों में 18 महिला प्रत्याशियों में से सिर्फ एक उम्मीदवार ने चुनाव जीता, जबकि 2017 में कुल 9 महिलाओं में से 3 ने चुनाव जीता था। 2022 के चुनावों में एकमात्र महिला रीना कश्यप बतौर विधायक विधानसभा पहुंची थीं, जबकि अब उपचुनाव में एक और महिला विधायक हिमाचल को मिली है। समाचार नंबर 2। हिमाचल इलेक्शन। सुजानपुर में एक वोट पीएम और एक सीएम को ही गया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के आम चुनावों और विधानसभा के उपचुनावों से पूर्व हमीरपुर जिले में एक नारा चला था, जिसमें कहा गया था कि एक वोट पीएम और एक वोट सीएम। उस वक्त नेता उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जनता के बीच से उठे इस नारे की साफ झलक चुनाव परिणामों के दौरान नजर आई। सुजानपुर विधानसभा में हुई वोटिंग के दौरान लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को जहां 38,887 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को मात्र 15,034 मतों से संतोष करना पड़ा। यहां लीड का ही अंतर 23,853 रहा।
वहीं उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत राणा को जहां 29,529 वोट पड़े, वहीं बीजेपी के राजेंद्र राणा को 27,089 वोट मिले। उपचुनाव में यहां लीड का अंतर 2,440 रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के बूथ की ही बात करें तो अनुराग ठाकुर को उनके बराबर ही यहां से वोट पड़े। खास बात यह है कि इस बूथ पर उपचुनावों के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा व लोकसभा चुनावों के कांग्रेस प्रत्याशी को भी लगभग बराबर वोट मिले। यानी जिन मतदाताओं ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ के सामने बटन दबाया है, उन मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव की ईवीएम में भाजपा के कमल के निशान को चुना। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के बूथ में उन्हें खुद लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर से 10 वोट कम मिले हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के गृह बूथ नंबर 44 लाहड़ू में कैप्टन रंजीत को महज 39 मत, जबकि राजेंद्र राणा 324 मत मिले। इस बूथ से अनुराग ठाकुर को 334 और कांग्रेस प्रत्याशी रायजादा को 32 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के गृह बूथ नंबर 17 बीड़ बगेड़ा से राजेंद्र राणा को 272 मत प्राप्त हुए, जबकि कैप्टन रंजीत ने अपने बूथ से 632 मत प्राप्त किए। इस बूथ से भाजपा प्रत्याशी अनुराग को 608 और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 296 मत वोट पड़े। बात बड़सर विधानसभा के चुनाव की करें तो भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त को अपने बूथ नंबर 52 भकरेड़ी से 455 मत, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 355 मत पड़े, जबकि अनुराग को इस बूथ से 512 और कांग्रेस प्रत्याशी रायजादा को 297 मत यहां से प्राप्त हुए। समाचार नंबर 3। फोरलेन के काम में देरी बर्दाश्त नहीं, समीक्षा के दौरान बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भूतल परिवहन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागों को विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने NHAI अधिकारियों को शिमलामटौर तथा मंडी पठानकोट सड़कों को पूर्ण रूप से फोरलेन में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों फोरलेन परियोजनाओं की सुंदरता बढ़ाने तथा अनावश्यक रूप से पहाड़ियों को काटने के लिए सुरंगों के निर्माण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला से नौनी सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। सितंबर 2026 तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिंजौर नालागढ़ बद्दी फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी ताकि इस क्षेत्र में उद्योगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने इस परियोजना को वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला बाईपास परियोजना, शिमला सोलन फोरलेन व मंडी हमीरपुर और पामबटा शिलाई सड़कों को चौड़ा करने और इनके सुदृढ़ीकरण की भी समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, अमनदीप गर्ग, सचिव राकेश कंवर, NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित, PWD के प्रमुख अभियंता NP सिंह भी बैठक में उपस्थित थे। समाचार नंबर 4। जम्मू आर्मी कैंप में झुलसे फौजी का निधन, कुलविंद्र सिंह भीषण अग्निकांड में हुए थे घायल। हरोली विकास खंड के तहत पंडोगा निवासी डोगरा रेजिमेंट में तैनात सैनिक कुलविंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को उनके पैतृक गांव पंडोगा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सेना की टुकड़ी ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रशासन की ओर से SDM हरोली और DSP हेडक्वार्टर ने जिला प्रशासन की तरफ से शहीद कुलविंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। 20 दिन पूर्व कुलविंद्र सिंह जम्मू के आर्मी कैंप में
भीषण अग्निकांड पर काबू पाते समय बुरी तरह से झुलस गए थे। कुलविंद्र उंक्षसा को आर्मी अस्पताल उधमपुर में भर्ती करवाया गया था। 20 दिन तक जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहे कुलविंद्र सिंह ने बीते मंगलवार को दम तोड़ दिया। सैन्य अधिकारियों और सैनिकों द्वारा गुरुवार सुबह पूरे सम्मान के साथ कुलविंद्र सिंह की पार्थिव देह को पंडोगा लाया गया। इसके उपरांत प्रशासनिक व सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से कुलविंद्र सिंह की अंत्येष्टि की गई। कुलविंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी सहित 11 व 8 साल के 2 बेटों को छोड़ गए हैं। इस मौके पर एसडीएम, डीएसपी हेडक्वार्टर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। समाचार नंबर 5। दिल्ली लेह रूट पर दौड़ेगी एचआरटीसी बस सेवा आरंभ करेगा केलांग डिपो प्रबंधन। देश के सबसे लंबे व अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग लेह रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा कुछ दिनों बाद आरंभ होने वाली है। बस मार्ग दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होने के इंतजार में हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग डिपो है। जैसे ही बीआरओ की तरफ मार्ग दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने की सूचना मिलेगी तो एचआरटीसी केलांग डिपो प्रबंधन बस सेवा आरंभ करेगा। यह मार्ग लगभग करीब 9 माह बंद था, लेकिन अब यातायात के लिए बहाल होने के बाद एचआरटीसी इस रूट पर अपनी बस सेवा आरंभ करेगा। देश के सबसे लंबे रूट में यात्री लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों की समय अवधि में 1740 रुपए में कर सकेंगे। बस शुरू होते ही बाहरी राज्यों के सैलानी दिल्ली से लेह के लिए एचआरटीसी बस में सफर कर यहां की वादियों को आसानी से कर सकेंगे। दिल्ली से लेह तक का सफर अब अटल टनल बनने के बाद अब 36 के बजाय 30 घंटों में होता है। बर्फ से लकदक पहाड़ियों से गुजरने वाली इस बस सेवा का अलग ही रोमांच है। पर्यटक व स्थानीय लोग लंबे समय से इस बस सेवा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें जल्द सुविधा मिलने वाली है। उधर हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग आरएम राधा देवी ने कहा कि मनाली लेह और लेह मनाली के बीच बस सेवा जल्द शुरू होगी। एचआरटीसी प्रबंधन को मार्ग ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ खुलेंगे का इंतजार है। जैसे ही मार्ग पर दोनों तरफ वाहन दौड़ेंगे तो एचआरटीसी की बस सेवा भी तुरंत शुरू की जाएगी। 30 घंटे के इस रूट पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ लेह लद्दाख घूमने का अवसर मिलता है। वहीं इससे पहले विश्व पटल में प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल घाटी का पर्यटक दीदार करेंगे। यहाँ रास्तों में होते हैं ऊंचे ऊंचे दर्रों के दीदार। दिल्ली लेह मार्ग पर सैलानी 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रे, 15,547 फीट ऊंचे नाकुला दर्रे, 13,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंगला दर्रे का दीदार करते हैं। यहाँ पर सैलानियों के लिए थोड़ी देर बस को रोका जाता है और सैलानी दर्रे पर फोटोग्राफी का मजा लेते हैं। समाचार नंबर 6। जंगल में आग लगाने वाले पर एफआईआर, चौपाल के नेरवा में वन विभाग की कड़ी कार्रवाई। एक तरफ जहां गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है, वहीं कुछ शरारती तत्व वनों को आग के हवाले कर जहां वनस्पति, वन संपदा और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन तत्वों द्वारा आग के हवाले किए गए वनों में कई बेजुबान जीव जंतु भी बेमौत मर रहे हैं। गत दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आने पर वन विभाग द्वारा नेरवा थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी थरोज अरुण शर्मा ने बताया कि 1 जून को सुबह करीब 9 बजे कांदल बीट के यूपीएफ में वन को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया, परंतु 3 जून को करीब 10 बजे सुबह यह जंगल एक बार फिर से भड़क उठा।
वन विभाग की टीम एवं स्थानीय लोगों ने इस बार भी रात करीब 9:15 बजे आग पर काबू पा लिया एवं बार बार जंगल में आग लगने की जांच शुरू कर दी। जांच करने पर स्थानीय लोगों से पता चला कि इस वारदात को बार बार ज्ञानी राम पुत्र रामदस शर्मा, गांव धनत, तहसील नेरवा द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। ज्ञानी राम से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वह इस तरह की वारदात को पिछले कई वर्षों से अंजाम दे रहा है, जिसमें वन संपदा और कई बार तो निजी संपदा को भी नुकसान हो चुका है। इस मामले में विभाग द्वारा 3 स्थानीय लोगों के बयान भी कलमबद्ध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 और 3 जून को आगजनी की इस घटना में 50 हेक्टेयर वन को नुकसान हुआ है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ज्ञानी राम के खिलाफ नेरवा थाना में आईपीसी की धारा 285 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर वन मंडलाधिकारी जंगवीर सिंह दुल्टा ने कहा कि चौपाल वन मंडल के तहत आए दिन वनों में आग लगने की घटनाएं पेश आ रही हैं। वनों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचार नंबर 7। हर जिला में बनेंगे ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस। प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर सुरक्षित भंडारण किया सके। यह बात प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कही। वह गुरुवार को सोलन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण करने के दौरान बोल रहे थे। इस भवन का शिलान्यास मार्च 2021 में किया गया था। मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जाने से न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था और इस स्थिति में इन मशीनों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे शिक्षण संस्थानों के कमरों का लंबे समय तक उपयोग होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव, एसडीएम सोलन डा पूनम बंसल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सोलन रवि भट्टी, तहसीलदार निर्वाचन उषा चौहान, नायब तहसीलदार निर्वाचन दीवान ठाकुर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।